हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्टोस्टेलियम के लाइफ साइकिल के बारे में। हालांकि पिछले कुछ सालों के CSIR लाइफ साइंसेज के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे जिसमें मुझे डिक्टोस्टेलियम के ऊपर क्वेश्चन नहीं मिला। फिर भी क्या पता कब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए या मैं ना ढूंढ पाया हूं आपको इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन मिला हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं venomguidances@gmail.com पर। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, डिक्टोस्टेलियम की लाइफ साइकिल में तीन मेन पार्ट्स हैं। इसकी लाइफ साइकिल तीन मेन फेजेस में डिवाइड की गई है। पहला फेज आता है एग्रीगेशन फेज, इसके बाद माइग्रेशन फेज और लास्ट कल्मिनेशन फेज। तो एग्रीगेशन फेज में क्या है, मिक्सामीबा सेल्स होते हैं जस्ट लाइक अमीबा सेल्स, और ये सेल्स अपना फूड आराम से लेते रहते हैं अपने आसपास के रिसोर्सेज से। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनका फूड खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, उस टाइम पर ये सेल्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं। इन सेल्स में एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट आता है और इस मूवमेंट से इन सेल का एक एग्रीगेशन बन जाता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये सेल्स मूव करते हैं रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर और सेंटर में एक माउंट बन जाता है और सेल्स एक के ऊपर एक एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। सेंटर से ये थोड़ा ऊंचाई की तरफ चलता है और साइड से रेडियली सेल्स सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं। इसे हम बोलते हैं स्लग या फिर ग्रेक्स। और इस ग्रेक्स के चारों तरफ होती है एक स्लाइमी शीट। ये ग्रेक्स माइग्रेट करना शुरू करता है और इसके मूवमेंट के टाइम पर इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ताकि ये इजीली माइग्रेट कर सके। एक टाइम के बाद इसका माइग्रेशन रुकता है ऐसे पॉइंट पर जहां कुछ इल्यूमिनेशन होता है, थोड़ी लाइट होती है, वहां पर इसका माइग्रेशन स्टॉप हो जाता है और ये खुद को डिफरेंशिएट करता है स्टॉक सेल्स में और स्पोर सेल्स में। इसी को बोलते हैं डिक्टोस्टेलियम की फ्रूटिंग बॉडी। जो एंटीरियर सेल्स होते हैं वो बनाते हैं स्टॉक और जो पोस्टीरियर सेल्स होते हैं वो बनाते हैं स्पोर्स। ये स्टॉक सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, एनलार्ज होते हैं साइज में और वैक्यूल बनाते हैं और जो प्री स्पोर सेल का मास होता है उसको लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट अप करते हैं और पूरे ग्रेक्स का लगभग 4/5 पार्ट कवर करते हैं। मतलब अगर ग्रेक्स को हम 5 भागों में डिवाइड करें तो उसके 4 भाग स्टॉक के होंगे और एक भाग में उसके होगा स्पोर्स। ये जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं यही बाद में चल के स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं और बनाते हैं मिक्सामीबा सेल्स। ये है डिक्टोस्टेलियम की एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल के साथ साथ डिक्टोस्टेलियम में सेक्सुअल साइकिल भी होती है। सेक्सुअल साइकिल में दो मिक्सामीबा सेल्स फ्यूज करते हैं और उनके अंदर सेल डिविजन्स होते हैं और न्यू मिक्सामीबा सेल्स बनते हैं। मिक्सामीबा सेल्स के बीच का जो मूवमेंट होता है वो होता है कीमोटैक्सिस की वजह से, और इसके लिए एक पर्टिकुलर केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है जो होता है CAMP। CAMP इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सवाल ये आता है कि जो मिक्सामीबा सेल्स हैं इनका डिफरेंशिएशन स्टॉक और स्पोर में कैसे होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सेल स्टॉक बनेंगी और कौन सी सेल स्पोर बनेंगी। जो सेल्स का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वो बनाएगा स्टॉक और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बनाएगा स्पोर। लेकिन अगर हम मिक्सामीबा सेल का एंटीरियर पार्ट कट कर दें और उसको रिमूव ऑफ कर दें तो अब जो सेल्स एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट हैं उसके आगे का पोर्शन हम कट कर चुके हैं और पीछे का पोर्शन जिसको पहले स्पोर बनाना था हमने उस पोर्शन को अब सबसे आगे रख दिया और उसके पीछे की कुछ सेल्स हैं जिनको डिफरेंशिएट होना होगा। तो अब जो सेल्स सबसे आगे प्रेजेंट हैं कट करने के बाद जो वैसे स्पोर बनाती, लेकिन अब वो सेल्स बनाएंगी स्टॉक। मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है किसी भी सेल की कि वो स्टॉक बनाएगा कि स्पोर बनाएगा। नॉर्मली अगर सेल का वॉल्यूम या सेल एग्रीगेट लेंदी था, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे सेल थी उसको स्टॉक बनाना था, लेकिन हमने उसको कट करके रिमूव कर दिया तो उसके पीछे वाली सेल्स जो स्पोर बनाने के लिए तैयार थी अब वो एंटीरियर मोस्ट एंड पर आ गई हैं, तो इसलिए अब वो बनाएंगी स्टॉक और उनके पीछे वाली सेल्स बनाएंगी स्पोर्स।
डिक्टोस्टेलियम को पार्ट टाइम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। पार्ट टाइम मल्टीसेलुलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, लेकिन हर एक सेल अपना एक स्पेशल स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल नहीं बनाता। जैसे कि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल का अपना एक फंक्शन है, कोई लीवर सेल है, कोई किडनी सेल है, कोई आईज है, कोई कुछ है। लेकिन डिक्टोस्टेलियम में ऐसा नहीं है। सेल्स बहुत सारी हैं, मल्टीपल हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसलिए हम इसको पार्ट टाइम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको बोलते हैं एडहेसिवनेस। सेल्स के अंदर एडहेसिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेल्स ज्यादा एडहेसिव हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्टार्वेशन। शुरू में ये सेल सेल एडहेशन होता है बिकॉज ऑफ 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। ये 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेट करती हैं मिक्सोमा सेल्स जब इनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ये प्रोटीन न्यूली ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए से जनरेट होता है ऑब्वियसली वाया ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन जाकर के बैठ जाता है सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि एडहेशन मेम्ब्रेन्स के बीच में ही होना है। इसके बाद एक और सेकंड प्रोटीन आता है जिसको हम बोलते हैं 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। पहला था 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसकी हेल्प से ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली एडहेस करती हैं या फिर एग्रीगेट करती हैं। अगर ये 80 किलो डाल्टन प्रोटीन नहीं होगा तो सेल का एडहेशन कम होगा, जिसकी वजह से जो स्लग बनेगा उसका साइज बहुत स्मॉल होगा, और ऑब्वियसली उससे जो फ्लूटिंग बॉडी बनेगी उसका साइज भी बहुत स्मॉल होगा। एक तीसरा प्रोटीन आता है जो एक्टिवेट होता है लेट डेवलपमेंट में, जब स्लग माइग्रेट कर रहा होता है। ये प्रोटीन प्री स्टॉक सेल्स का मूवमेंट करवाता है माउंट के एपेक्स तक। तो इसलिए डिक्टोस्टेलियम में ओवरऑल 3 अलग अलग तरह के सेल सेल एडहेशन सिस्टम्स हैं जो टाइटली रेगुलेटेड हैं, और ये जरूरी हैं इस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, डिक्टोस्टेलियम में 2 मेजर तरह के सेल्स बनते हैं। एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है स्पोर्स। इन दोनों के डिफरेंशिएशन के लिए 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक होता है DIF विच इज डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर, और दूसरा होता है CAMP। डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर डिफरेंशिएट करता है स्टॉक में, और CAMP डिफरेंशिएट करता है स्पोर्स में। तो अगर डिफरेंशिएशन के टाइम पर डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर नहीं होगा तो इसकी फ्लूटिंग बॉडी में स्टॉक नहीं बनेगा। अगेन, अगर CAMP प्रेजेंट नहीं होगा तो स्पोर्स नहीं बनेंगे। इन दोनों ही फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है डिक्टोस्टेलियम के डिफरेंशिएशन के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी डिक्टोस्टेलियम के डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।